नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे टीजीटी आर्ट कला विषय के रिवीजन के अंतर्गत मुगल कालीन चित्रकला चल रहा था। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत कैसे बाबर और हुमायूं के समय में चित्रकला का विकास हुआ, इससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इनसे देखेंगे। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि बाबर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है भारत में 1526 में, और चित्रकला का वहाँ से प्रादुर्भाव होता है। लेकिन उसके समय में उतने नई चीज़ें विकसित हो पाती हैं क्योंकि वह ज़्यादातर युद्ध में ही बिजी रहता है। और आगे चल के हुमायूं आता है। हुमायूं के समय में कुछ चित्रकला के कार्य होते हैं, चित्रकारी संबंधित। हुमायूं बाहरी देशों से, ठीक ईरान से कुछ कलाकारों को अपने साथ लेकर आता, आमंत्रित करता है भारत आने के लिए। वो लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी चित्रकला का बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो उसी के आगे आज देखेंगे हुमायूं और अकबर दोनों से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टीजीटी आर्ट कला विषय में बनते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। वैसे मैं इसका जो है एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, संक्षेप में चीज़ों को मैंने बताया, लेकिन आज इसमें दोनों से कंबाइंड रूप में चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक, उसको मैंने एक पार्ट जो इसका है पहला पार्ट अलग अलग बाबर हुमायूं का बना है, उसको आप देख सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर के आज मैंने सोचा एक व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको चीज़ें बताई जाए। वैसे मैं उस वॉइस वाले वीडियो के माध्यम से बताया था, तो आज ऐसे देख लेते हैं, इस पर और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं। तो पहले जानते हैं बाबर को, और हुमायूं को देखेंगे। तो पहले बाबर को देखते हैं। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी। एक तो 1526 में इसने नींव रखी थी, और इसका जो कार्य समय रहा चित्रकला का या शासन क्रम का, उसी के अंतर्गत चीज़ें विकसित होती हैं चित्रकला से संबंधित। तो 1526 से 1530 ईस्वी के मध्य इसका कार्यकाल रहता है। तो इनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बाबर से बनते हैं, यहाँ पर है। यहाँ हुमायूं से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर मैंने डिनोट कर रखा, उसको आपको डिस्प्ले कर देंगे। तो बाबर 1526 से 1530 है, और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी आत्मकथा लिखी, जो क्या थी, तुर्की भाषा में लिखी गई। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बेहतर प्रश्न आपके टीजीटी आर्ट कला विषय में बनता है कि तुजुक ए बाबरी जो आत्मकथा है बाबर की, वो किस भाषा में लिखी गई है। तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। और यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसका फारसी में अनुवाद किसने किया। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया है। ठीक, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया है। ठीक, और उसी को बाबरनामा शीर्षक से ये अनुवाद कर डाला। तो तुजुक ए बाबरी जो कि आत्मकथा है बाबर की, तुर्की भाषा में लिखी गई है, और इसका पूछा जाए फारसी अनुवाद बाबरनामा नामक शीर्षक से किसने किया है, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पर संग्रहित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, रखी गई है। आगे देख लेते हैं। मुगल वंश का एक संस्थापक था बाबर, और बाबर से और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है कि ये लगातार युद्धों में व्यस्त रहने से चित्रकला के विकास नहीं कर पाया। ये लगातार युद्धों में व्यस्त रहा, जिससे चित्रकला का जो विकास है इसके समय में अधिकाधिक नहीं हो सका। और चित्रकला का पारखी भी था। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है। ये चित्रकला का बहुत ही अच्छा पारखी था। जैसे कोई चित्र बना है, किस चीज का है, किसने बनाया है, ये बहुत अच्छी तरह से जान जाता था और बता देता था। चित्र को देख करके बता देता था किस किस कलाकार ने कौन कौन से अंग को उस चित्र में बनाया है। तो इसलिए इसको कला का पारखी भी कहा जाता है। ठीक, और बाबर ने लिखा है बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। ठीक, बाबर ने बेहजाद जो कि इसका दरबारी चित्रकार था, उसको इसने पूर्व का राफेल कहा है। और बेहजाद दाढ़ी रहित चेहरे ठीक से नहीं बना पाता था। ये बाबर ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि बेहजाद दाढ़ी रहित चेहरे ठीक से नहीं बना पाता था। और अगला पॉइंट क्या लिखता है कि शाह मुजफ्फर
चित्रों में सादृश्यता अति कुशलता से लाता था। और शाह मुजफ्फर एक चित्रकार था, वो क्या करता था, सदृश्यता समानता चित्रों में अति कुशलता से लाता था। और बेहजाद के बारे में क्या लिखता है कि बेहजाद दाढ़ी रहित चेहरे ठीक से नहीं बना पाता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपका कि पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है, किस कलाकार को, चित्रकार को, तो बेहजाद को कहा जाता है पूर्व का राफेल, ये ध्यान दीजिएगा। और बेहजाद दाढ़ी रहित चेहरे ठीक से नहीं बना पाता था, इसने अपनी आत्मकथा में बाबर ने लिखा है। और शाह मुजफ्फर जो था चित्रों में सादृश्यता अति कुशलता से लाता था, ये भी बात लिखी है। और अगला इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है बाबर से, बगीचे में दावत उड़ाते हुए उत्कृष्ट चित्र बनवाया। ठीक, बगीचे में दावत उड़ाते हुए पूछा जाए उत्कृष्ट चित्र किस शासक के द्वारा बनवाया गया, तो आपके बाबर के द्वारा। और शाहनामा, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका बनता है, शाहनामा फिरदौसी द्वारा जो कि रचित है कि एक प्रति भारत लाया, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। जो कहाँ पर संग्रहित है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है, ध्यान दीजिएगा। और ये इसकी जो बाबरनामा है तुजूक के बाबरी, ठीक, इसकी जो फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, उसकी जो प्रति है वो कहाँ संग्रहित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। लेकिन शाहनामा का जो प्रति है जो फिरदौसी के द्वारा रचित है, उसकी जो प्रति एक भारत लेकर आया था, वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। आगे देख लेते हैं, होमर प्राचीन यूनानी विद्वान था। ठीक, ये इन्हीं के समय का एक प्राचीन यूनानी विद्वान होमर का भी जिक्र मिलता है बाबर के समय में। इसने 2 महाकाव्यों की रचना की, इलियड और ओडिसी, 2 महाकाव्य की रचना की है। तो बाबर से यही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया, बताया। अब आइए आगे देख लेते हैं हुमायूं को। हुमायूं 1530 से 40 ईस्वी और 1555 से 56 ईस्वी 2 छोटे कार्यकालों के लिए आता है। ठीक, तो यहाँ से ये भी कहा जाता है कि वह कौन सा शासक था, मुगल शासक जो चिटफुट कार्यों के लिए आया, चिटफुट थोड़े ही समय के लिए शासन किया, जल्द आया और जल्द चला गया, तो वह आपके हुमायूं। देखिए यहाँ पर 1530 से 40 थोड़े ही समय के लिए आता है, फिर 1555 से 56 फिर इसका कार्यकाल खत्म हो। तो 2 छोटे छोटे कार्यकालों में इसने अपने शासन को पूर्ण किया है। तो हुमायूं से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक, तो बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद आपके आएंगे अकबर। एक ऐसे टॉपिक वाइज चीजों को आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हुमायूं से जो पहला प्रश्न बनता है आपका कि हुमायूं ने फाख्ता पक्षी का चित्र बनवाया था। ठीक, हुमायूं फाख्ता पक्षी का चित्र बनवाया, और ये जब अमरकोट दुर्ग में घिरा हुआ था, ठीक, जब ये वहाँ छिपा था अमरकोट दुर्ग में, तो वहीं पर इसने फाख्ता पक्षी का चित्र बनवाया। ये भी एक कला प्रेमी शासक था, और एक मुख्य रूप से देखा जाए तो कला का जो चित्रकारी का जो मुगल काल में प्रादुर्भाव हुआ चित्रकारी कला का, वो इसी के समय में शुरू होता है। ईरानी चित्रकारों को भारत लाया, और इसने हुमायूं ने ईरानी चित्रकारों को भारत लाया। वो कौन कौन से चित्रकार थे देख लेते हैं, वो कहाँ से लाया। तो शाह तहमास के दरबार में गया, जहाँ से मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद को भारत आने का निमंत्रण दिया। 2 ईरानी चित्रकार थे वहाँ के, जो ईरान के शासक थे, शाह तहमास के दरबार में मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, इन दोनों को आमंत्रित करता है भारत आने के लिए। और हुमायूं क्या था, चित्रकला प्रेमी था, अपने साथ चित्रकारों के दल लेकर चलता था। इससे स्पष्ट होता है कि ये कहीं ना कहीं चित्रकला से प्रेम करता था, क्योंकि वो अपने साथ चित्रकारों का दल लेकर चलता था, और जो भी रास्ते में चीजें दिखती थी और उसको लगता था इसको भविष्य के लिए चित्रित किया जाना चाहिए, ठीक, इतिहास बनाने के लिए, तो उसको एक चित्रित करवा लेता था। तो इसलिए वो साथ अपने चित्रकारों का दल लेकर चलता था। इस प्रकार से वो एक चित्रकला प्रेमी शासक था। आगे अगला पॉइंट क्या इनसे महत्वपूर्ण बनता है,
दास्तान अमीर हमजा या हमजा नामा का चित्रण इसके समय में हुआ है। ठीक, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है, पूछा जाता है दास्तान अमीर हमजा या हमजा नामा का चित्रण किसके शासन काल में हुआ, किसके काल में हुआ, तो आपके हुमायूं के काल में हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने चावल के एक छोटे दाने पर पोलो खेल दर्शक सहित चित्रित किया है। तो यहाँ से सबसे महान चित्रकारी का सबूत और एक कह लीजिए अजूबा टाइप चीज़ें जादुई तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने चावल के एक छोटे से दाने पर पूरे चौगान खेल पोलो खेल को दर्शक सहित चित्रित कर दिया गया इन दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके एक कलाकारी के कारनामे हैं जो एक छोटे से चावल के दाने पर किए गए, तो वो हुमायूं के समय ही हुआ, ये पूछा जाता है, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। और हुमायूं द्वारा कुछ उपाधियां इनको दी जाती हैं दोनों को, उसको देख लेते हैं। यहाँ से भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं। नादिर उल अस्र या असर की उपाधि किसे दी गई, तो मीर सैयद अली को दी गई हुमायूं के द्वारा। और सीरी कलम की उपाधि किसको दी गई, तो अब्दुल समद को दी गई। तो अब्दुल समद जो था एक कलाकार चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छा सुलिपिकार भी था। ठीक, अच्छा लिखता भी था, इस हिसाब से इसको सीरी कलम की उपाधि दी गई हुमायूं के द्वारा। और नादिर उल अस्र या असर की उपाधि मीर सैयद अली को दी गई। ठीक, नादिर उल अस्र यानी युग का शिरोमणि इसको कहा जाता है। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, नादिर उल अस्र का अर्थ होता है युग का शिरोमणि। ठीक, उसकी उपाधि जो है मीर सैयद अली को हुमायूं के द्वारा दी गई। तो हुमायूं से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टीजीटी आर्ट कला विषय से संबंधित यही इतने हैं, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न जो आपके टीजीटी आर्ट कला विषय या पीजीटी में ये सब पूछे जाते हैं और बाबर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। वैसे चैनल पर इस समय चित्रकार कलाकारों से संबंधित वीडियो चल रहा है, जैसे अकबर मैंने पढ़ा दिया, अकबर के समय के कौन कौन से मुख्य चित्रकार हैं और उनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टीजीटी आर्ट कला विषय में बनते हैं उसको देखा जा रहा है, जिसमें मीर सैयद अली हो चुके हैं। मीर सैयद अली से जुड़े जो शैक्षिक वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। और अगले चित्रकार में के पार्ट में हम पढ़ेंगे अब्दुल समद को। ठीक, चित्रकार अब्दुल समद को, जिससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इसको देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, रिवीजन के रूप में शॉर्ट में मैंने चीज़ों को लेकर आया। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण टीजीटी आर्ट कला विषय से संबंधित शैक्षिक वीडियो प्राप्त करने के लिए। बाकी और जो इसके पार्ट हो चल रहे हैं, ऐसे बीच बीच में मैं बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को रिवीजन भी कराता रहूँगा कुछ चीज़ें, जिससे आपकी और अच्छी तैयारी हो जाए आने वाले समय के लिए। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।